गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय में अध्याय 1 आधुनिक यूरोप का उदय इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इतिहास को 3 काल में विभाजित किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसे हम पढ़ रहे थे। आधुनिक काल की विशेषताओं को पढ़े थे। साथ में हम यूरोप में आधुनिक काल का उदय जो है, आधुनिक काल का उदय 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। वहीं पर भारत में आधुनिक काल का उदय 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे आधुनिक काल के इतिहास के स्रोत, जिसमें से लिखित इतिहास, मौखिक इतिहास, आधुनिक संचार साधन और आधुनिक स्थापत्य, इसे पढ़े थे। साथ में हम ये भी देखे थे कि यूरोप की जो पृष्ठभूमि है उसे पढ़े थे। यूरोप में पुनर्जागरण कैसे है, उसमें वैचारिक क्रांति कैसे आया, इसे पढ़े थे। वहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन, यूरोप में जो है धर्म सुधार आंदोलन किस प्रकार से हुआ, कैसे लोगों के विचारों में परिवर्तन हुआ, कैसे धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में आधुनिक विचारों को पुनर्जागरण को संभव बनाया, इन सबको हम पढ़े थे। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय, साथ में यूरोप का एशिया के साथ व्यापारिक संबंध कैसा था, व्यापार कहाँ कहाँ से होते थे, नए मार्ग की खोज, इसे पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय। 16वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतों की सत्ता का लोप होने लगा और राजाओं का महत्व बढ़ने लगा। जब धर्म सुधार आंदोलन हुए उसके बाद 16वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतों की सत्ता का लोप होने लगा, यानी कि लुप्त होने लगी, और राजाओं का महत्व जो है बढ़ने लगा। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से निवास करने वाले, समान भाषा, ऐतिहासिक परंपरा, राजनीतिक तथा आर्थिक हित संबंधों वाले लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे सारी सत्ता राजा के हाथों में केंद्रित हो गई और वह प्रबल हो गया। अब तक क्या हो रहा था कि जो भी सत्ता थी, है ना, वो धर्म सुधार जो आंदोलन में आप देखे हो कि जो धर्मगुरु थे उनके हाथ में होती थी, लेकिन अब जो है सत्ता जो है धीरे धीरे करके राजा के हाथ में केंद्रित हो गई और वह प्रबल हो गया, यानी कि शक्तिशाली हो गया। इन सब कारणों से यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आए। जब राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ तो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन जैसे राष्ट्रीय राज्य जो हैं वो अस्तित्व में आए। इन राष्ट्रीय राज्यों का उदय आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। यूरोप का एशिया के साथ व्यापारिक संबंध पर भी यहाँ पर थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं। नवजागरण के साथ ही महान खोज यात्राओं का युग भी आरंभ हुआ। भारत और यूरोप देशों के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। भारत का यूरोप के देशों के साथ में व्यापारिक संबंध जो था वो पहले से ही था, इसलिए उसे पुराना बताया जा रहा है। जल और थल दोनों ही मार्गों से भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापार होता था। जल मार्ग से भी और थल मार्ग से भी, दोनों मार्गों से भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध पहले से ही थे और इस प्रकार से व्यापार भी होता था। पहला मार्ग था फारस की खाड़ी से जुड़ा समुद्री मार्ग। इससे इराक, तुर्क जिसको टर्की, वेनिस और जिनेवा इटली के साथ व्यापार होता था। तुर्क को टर्की और जिनेवा को इटली कहा जाता था ना, अभी इटली कहते हैं। तो यहाँ से जो फारस की खाड़ी से जुड़ा जो समुद्री मार्ग था, वहाँ से इराक, तुर्क, वेनिस और जिनेवा के साथ में व्यापार होता था। ये पहला मार्ग है। दूसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र होकर यूरोप के लिए जाने वाला थल मार्ग था। थल मार्ग जो था वह मध्य एशिया से मिस्र होकर यूरोप के लिए जाने वाला थल मार्ग। तो यहाँ पर थल मार्ग भी देखे और जल मार्ग भी देखे। फारस की खाड़ी से जुड़ा समुद्री मार्ग जो था वह पहला मार्ग था, जल मार्ग, है ना, और दूसरा मार्ग था मिस्र से होकर यूरोप जाने वाला थल मार्ग। इस प्रकार यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे।
यहाँ पर क्या बोल रहा है, यूरोप के सभी क्षेत्र जो हैं भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए, भारत की जो भी वस्तुएं थे उसको, उसका वितरण जो है, उसके वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। वेनिस और जिनेवा क्यों था, क्योंकि यहाँ पर वेनिस और जिनेवा के साथ में व्यापार होता था, जिससे इराक, तुर्क, वेनिस और जिनेवा के साथ में व्यापार होता था, क्योंकि ये समुद्री मार्ग से, फारस की खाड़ी से जुड़ा जो समुद्री मार्ग था वहीं से इसका व्यापार होता था। इसी के कारण से वितरण करने के लिए वेनिस और जिनेवा व्यापारिक केंद्र, प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार तथा अपना अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों की हिस्सेदारी को समाप्त कर दी। अब यहाँ पर इन लोग के बीच में प्रतिस्पर्धा भी होने लगी थी। इटली जो था, है ना, इटली को जिनेवा कहा जा रहा है यहाँ पर। इटली जो था उसने क्या किया था, भारत की जो प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना अधिकार जमा रखने के लिए, जो भी ये वस्तु है अगर उसका स्वयं का अधिकार रहेगा तो मुनाफा उसी को ज़्यादा होगा, तो उस पर वह अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों की हिस्सेदारी समाप्त कर दी। यूरोपीय शक्ति यानी कि यूरोप के जो अन्य और देश थे जो व्यापार करते थे उनकी शक्तियों को समाप्त कर दिया, उनकी शक्तियों की हिस्सेदारी को समाप्त कर दी। वो अपनी शक्ति के द्वारा व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बनाए हुए थे तो उसको समाप्त कर दी। वहीं 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया यानी कि इस्तांबुल पर तुर्की ने अधिकार कर लिया। यहाँ पर अब अधिकार कर लिया तुर्की ने। अब नए मार्गों की खोज हुई, क्योंकि यहाँ पर जो यूरोपीय शक्ति की हिस्सेदारी को जब समाप्त कर दिया गया तो नए मार्गों की खोज होने लगी। और यहाँ पर इस्तांबुल पर तुर्की ने अधिकार भी कर लिया था, तो इसके कारण से भी नए मार्ग का खोज हुआ। इस्तांबुल नगर जो था यूरोप एवं भारत के व्यापारिक मार्ग का मुख्य द्वार था। इस्तांबुल जो था वह यूरोप और भारत, है ना, यूरोप एवं भारत के व्यापारिक मार्ग का मुख्य द्वार था। यूरोपीय व्यापारियों को भारत पहुंचने के लिए एशिया के इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था। यूरोप के जितने भी व्यापारी यानी कि उस देश, यूरोप के जितने भी देश थे वहाँ के जो व्यापारी थे भारत पहुंचने के लिए उनको जिस मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था वो एशिया के इसी मार्ग से होकर के यानी कि इस्तांबुल से ही होकर के गुजरना पड़ता था। किंतु इस्तांबुल पर तुर्की कब्जे के बाद यूरोप से भारत को जोड़ने वाला यह एकमात्र व्यापारिक थल मार्ग भी बंद हो गया। अब क्या बता रहा है कि यूरोपीय व्यापारी को भारत पहुंचने के लिए इसी मार्ग से होकर के गुजरना पड़ता था, लेकिन इस्तांबुल पर तुर्की ने कब्जा कर लिया था और यूरोप से भारत को जोड़ने वाला जो थल मार्ग था यही एकमात्र व्यापारिक थल मार्ग था। अरब व्यापारी अब एशियाई देशों से मूल्यवान रत्न, उत्तम श्रेणी के सूती तथा रेशमी वस्त्र और शक्कर इत्यादि यूरोप ले जाते थे। अरब के जो व्यापारी थे ये सारी सामग्री जो है यूरोप ले जाते थे। यह माल इटली के जिनेवा, वेनिस, मिलान इत्यादि शहरों में उतारा जाता था। अब इन शहरों में जो है ये सारे माल जो हैं उतारे जाते थे, जहाँ से यूरोपीय व्यापारी उस माल को भारी चुंगी देकर खरीदते थे। अब क्योंकि थल मार्ग भी यहाँ पर कब्जा हो गया था, थल मार्ग पर भी और जल मार्ग पर भी कब्जा हो जा रहा था, तो जो भी व्यापारी यहाँ से सामान बेचते थे और जिसको यहाँ से सामान ले कर के जाना होता था उनको भारी चुंगी भी देनी पड़ती थी और भारी कीमत में ख़रीदना भी पड़ता था, है ना। और व्यापारी फिर उसको क्या करते थे, यूरोप के विभिन्न बाज़ारों में ले जा कर के बेचते थे। यूरोप में इन वस्तुओं की बड़ी मांग थी, लेकिन व्यापारी जो थे अब अरब के व्यापारियों को हटाकर भारत से सीधा व्यापार करना चाहते थे। व्यापारी जो थे अरब से अब सीधा अरब के व्यापारियों को हटा करके भारत से सीधा व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि इससे उनको कम मुनाफा हो रहा था, उनको चुंगी भी देना पड़ रहा था और अधिक कीमत में भी खरीदनी पड़ रही थी। और सीधा व्यापार करेंगे तो फिर क्या होगा, उनको मुनाफा अधिक होगा। इसलिए उन्होंने नए व्यापारिक मार्गों की खोज प्रारंभ कर दिया था। इस कार्य में यूरोप के कई जो महत्वाकांक्षी शासकों एवं रानियों ने भी उन्हें पर्याप्त सहयोग जो है दिया भी था, है ना। आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जो देश थे जिनके व्यापारिक संबंध थे और किस किस मार्ग से होकर के जो थल मार्ग और जल मार्ग बताया जा रहा है उसको आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अगली क्लास में हम आगे का
पढ़ेंगे।